गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो प्रोटिस्ट के कुछ मुख्य समूह हैं। प्रोटिस्ट के मुख्य समूह पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटिस्ट हैं उन्हें वर्गीकरण का कूड़ादान बोला जाता है। वर्गीकरण का कूड़ादान का मतलब ये होता है कि अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको कि अलग अलग समूहों में बांटा गया है। तो प्रोटिस्टा अपने आप में ही वर्गीकरण का कूड़ादान है, मतलब कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को तीन मुख्य समूहों में बांटा गया है। प्रोटिस्ट को जनरली अगर देखा जाए तो तीन मुख्य समूहों में बांटते हैं, क्योंकि हम पहले ही इसके लक्षणों में पढ़ चुके हैं कि जितने भी प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनमें अगर देखें तो उनकी फूड लेने की हैबिट, मतलब भोजन लेने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, या उनका जो तरीका होता है भोजन लेने का वो अलग होता है। ये प्राणियों के समान भी भोजन लेते हैं और जंतु मतलब पौधों के समान भी ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों तरह से अगर करते हैं तो इसलिए इनको विभाजित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनमें अगर हम देखें तो इनकी संरचना में भी भिन्नता होती है, इनके आकार में भिन्नता होती है, इन जनन की प्रक्रिया में भी इनमें भिन्नता होती है, या रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंसेस इनमें पाए जाते हैं। तो उसके बेस पर क्या किया जाता है, इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो प्रोटिस्टा में अगर हम देखें तो प्रोटिस्ट जो होते हैं उनके मेजर मतलब मुख्य समूह जो होते हैं वो तीन होते हैं। पहला कौन होता है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट होता है, दूसरा उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट होता है, और तीसरा है प्रोटोजोन्स। आज हम जो बात करेंगे वो प्रकाश संश्लेषी की ही बात करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। अगर हम प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो सामान्यतः इसमें कौन से प्रोटिस्ट आते हैं, इनमें वो प्रोटिस्ट आएंगे जो कि अपना भोजन सेल्फ बना लेते हैं, क्योंकि नाम से ही डिफाइन हो रहा है प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोटिस्ट जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो स्वयं पोषी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। जनरली अगर देखा जाए तो ये कैसे होंगे, प्लांट लाइक की स्ट्रक्चर होती है, पर ये क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स ही है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ये जो जीव होते हैं ये सभी जनरली हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का 80% कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वयं पोषी बोलते हैं। तो ये उसका यूज करके क्या करते हैं, भोजन का निर्माण या फूड का फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम्स और यूग्लिनॉइड। अगर आप ये इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इनको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इनको बोला जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स और यूग्लिनॉइड। प्रकाश संश्लेषी जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके सब डिविजन्स होते हैं। सब डिविजन मतलब कि उनको प्रभाग भी होते हैं, जिनको कि डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम्स और यूग्लिनॉइड बोलते हैं। मैंने चार्ट इसलिए बनाया ताकि आपको एक साथ एक चार्ट के फॉर्म में पता चल जाए कि प्रोटिस्ट में कौन कौन से मुख्य समूह या मेन ग्रुप या मेजर ग्रुप्स आते हैं। आज हम पहले बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट की। डाइनो का मतलब होता है दो और फ्लैजिलेट का मतलब होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला आप सभी को पता है, जो कशाभिकाएं होती हैं। जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट में मूवमेंट के लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं, मतलब चलने के लिए जो है विशेष अंग पाए जाते हैं, जिनको कि हम फ्लैजिला बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं अमीबा इसमें प्रोटिस्टा में जो चलन वाला पोर्शन था, जो क्वेश्चन था उसमें ये हमने पढ़ लिया है। तो डाइनोफ्लैजिलेट ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिनमें कि दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, डाइनोफ्लैजिलेट कहा जाता है। इनमें जो फ्लैजिला होते हैं वो दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक तो इनके मिडिल पोर्शन पे मतलब मध्य भाग में, और एक निचले सतह पर। तो ये आपको दोनों जगह दिख रहे होंगे कि ये दोनों जगह उपस्थित होते हैं। जितने भी डाइनोफ्लैजिलेट के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब समुद्र में ही पाए जाते हैं, और समुद्र में ही ये क्या करते हैं, रहते हैं हमेशा। मतलब इनका जो मेन स्थान होता है रहने का वो क्या होता है, समुद्र जल ही होता है। मतलब कि ये कैसे जल में रह सकते हैं, लवणीय जल में, मतलब कि समुद्री या खारे जल में ही ये रहते हैं। अब इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका एक ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट है जो रात के समय चमकता है, मतलब जैसे आसमान में सितारे नहीं चमकते वैसे समुद्र की सतह पर, मतलब आसपास ही किनारों पर इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर रात में जैसे आग नहीं जलती है वैसे दिखते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अग्निशैवाल भी बोला जाता है। अग्निशैवाल मतलब कि फायर एल्गीज भी इनको बोलते हैं। हम इनको एल्गी क्यों बोल रहे हैं, हम इनको एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब क्या है, प्लांट जैसी स्ट्रक्चर है।
तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जितने भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होती है तो वो सभी किस कैटेगरीज में आती हैं, एल्गीज की कैटेगरी में आती है, जो कि है ये सब क्या ऑर्गेनिजम्स ही हैं। पर ये सब क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन पिगमेंट्स को हम बोलते हैं वर्णक। इनमें वर्णक ए वर्णक सी पाए जाते हैं और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। यही कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं इनको कलर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कैसे दिखते हैं, ये अगर देखें तो हम ग्रीन कलर के ही होते हैं, पर रात में कैसे दिखते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। तो समुद्र का पानी जो है उसके किनारा जो होता है वो चमकीला दिखाई देता है। जनरली अगर देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी आउटर जो कवरिंग होती है, मतलब कि इनका ऊपरी जो आवरण होता है वो सेल वॉल होता है, वो सेल्यूलोज से ही बना होता है। सेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड्स से मिलकर बना होता है। अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो जनरली ये सब क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब कि एक कोशिकीय होते हैं। पर इनको किस में रखा गया है, इनको यूकैरियोट्स में रखा गया है। इन सभी जीवों में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का मतलब आपको पता है कि जीव शरीर से अगर कोई भाग अलग हो जाए और नए जीव का अगर निर्माण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो इस तरह से इनमें जनन की जो विधि होती है वो कैसी होती है, अलैंगिक विधि द्वारा इनमें जनन होता है। तो डायनोफ्लैजिलेट के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, समुद्र में। तो समुद्र में जो फिशेस होती है उनके लिए क्या काम करते हैं, फूड का काम करते हैं। जितनी भी छोटी मछलियाँ होती हैं जो हर्बीवोरस होती है या शाकाहारी होती है वो अपने फूड के फॉर्म में डायनोफ्लैजिलेट का यूज करती है, क्योंकि ये सब क्या है, एल्गीज। सिर्फ फिशेस ही इनका यूज नहीं करती है, कछुए भी इनका यूज करते हैं, और भी एनिमल्स जो होते हैं वो इनका यूज फूड के फॉर्म में करते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट का मतलब यही होता है जिसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इनके कम से कम आपको 7 से 8 कैरेक्टर याद होना चाहिए। पहला कैरेक्टर तो यही होता है कि ये सभी एक कोशिकीय होते हैं पर यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरा, इनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए इनको डायनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। तीसरा, ये अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं और CO2 का भी उपयोग करते हैं, इसलिए ये सभी क्या होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। 4th नंबर का कैरेक्टर इनका क्या होता है, इन सभी में वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। ये सभी समुद्र जलीय होते हैं, मतलब लवणीय जल में प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते हैं कि रात्रि में समुद्र किनारे एकत्रित हो जाते हैं और किसके समान दिखाई देते हैं, ये सभी दिखाई देते हैं अग्नि शैवाल के समान। ये सभी जो होते हैं शाकाहारी मछलियों के भोजन के रूप में होते हैं। इनके जो बाहरी झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा इनमें क्या होते हैं, फ्लैजिला की जो संख्या होती है वो 2 होती है, पर दोनों की पोजीशन अलग अलग होती है। एक जो होते हैं मध्य भाग में उपस्थित होते हैं और एक जो होते हैं निचले स्तर पर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से जो है, और हाँ, जनन इनमें कौन सा होता है, जनन इनमें अलैंगिक जनन होता है। तो इस तरह से हम इसके 8 से 9 कैरेक्टर हमको हर एक मुख्य जो प्रभाग है या जो डिवीजन है उसके पता होना चाहिए। तो ये आपका डायनोफ्लैजिलेट हो गया है। फिर आता है डायटम्स। डायटम्स क्या होते हैं, डायटम्स अगर हम देखें तो अगर इसको देखना है, कभी आप नेट पे भी ये सर्च कर सकते हैं कि डायटम्स कैसे दिखते हैं। डायटम्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि समुद्र की जलीय में भी रहते हैं, कभी कभी स्वच्छ जल में भी रहते हैं, मतलब साफ सुथरे जल में भी होते हैं, और कभी कभी ये जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं। तो ये तीनों तरह से उपस्थित हो सकते हैं। इनमें जो पिगमेंट्स होता है वो ज़ैंथोफिल होता है, जिसके कारण इनका रंग कैसा दिखता है, गोल्डन कलर दिखता है, तो इसलिए इसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। डायटम्स जितने भी होते हैं वो छोटी फिशेस के लिए फूड का काम करते हैं, मतलब कि उनको फूड के फॉर्म में ये ले सकते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक तो स्वयं पोषी होते हैं, मतलब कि अपना भोजन क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना लेते हैं। इनमें भी जो होता है अगर देखा जाए तो इनकी जो बायलैटरल सिमेट्री होती है, बायलैटरल मतलब कि त्रिज्या जो होती है वो सममित होती है। त्रिज्या सममित का मतलब ये होता है, इसका एग्जांपल दिया है मैंने, नेविल का है और यूनोटिया है। तो ये अगर आप इसको बीच में से कट करें तो दोनों पोर्शन इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसकी सिमेट्री जो होती है वो क्या होती है, समान होती है, त्रिज्या जो होती है समान होती है। पर डायटम्स का बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि ये जो होते हैं अगर जनरली देखा जाए तो जितने भी डायटम्स होते हैं इनका उपयोग जो है फिल्टर के फॉर्म में भी किया जाता है।
क्योंकि ये कहाँ ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ये समुद्र में अगर एक भी अगर डेवलप हो गया है तो ये बहुत जल्दी उत्पन्न होकर अपनी पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये किसके रूप में होते हैं, कॉलोनी के रूप में होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते, सिंगल फॉर्म में ये कभी नहीं होते। ये क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी कॉलोनी बसा लेते हैं। इनमें अगर हम देखें तो इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पॉल्यूशन को एक तरह से इंडिकेट करते हैं, मतलब कि जहाँ पर वाटर का पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। इनकी जो कुछ स्पीशीज होती है उनका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में भी होता है और ईंटें बनाने में भी किया जाता है। तो बहुत सारे इनके यूजेस भी होते हैं। इनमें अगर देखें तो इनकी लाइफ साइकिल में पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल मतलब कि अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा ये युग्मक बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये लैंगिक जनन करते हैं। पर इनका जो साइज है, जैसे जैसे इनके साइज है या इनके एक तरह से देखा जाए तो इनके शरीर से अगर गैमेट्स निकलते जाते हैं तो इनकी साइज जो होती है वो छोटी होती जाती है ना। तो डायटम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हमारी पूरी इकोलॉजी, मतलब कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉल्यूशन वाली जगह पर सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं और ये बता देते हैं कि यहाँ पर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। अगर हम इसको देखना चाहें तो इसको हम नेट पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं, या प्रैक्टिकल में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इस तरह का टॉपिक आपको आएगा। डायटम्स को आपको देखना रहता है माइक्रोस्कोप में। तो अगर कहीं का इकट्ठा वाटर अगर होता है जो बहुत समय से पड़ा हुआ हो या बहुत पुराना पानी हो, जैसे कि कहीं गड्ढे का हो या तालाब का, और अगर आप उसका छोटा सा सैंपल लेके आते हैं और उस सैंपल की स्टैनिंग करके अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको ये पूरे घूमते हुए उसमें नजर आएंगे। तो डायटम्स जो है वो एक तरह से पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। टूथपेस्ट बनाने में भी इनका यूज हो रहा है। तो जितने भी डायटम्स होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो नेविल्यूका है। नेविल्यूका, इनकी साइज और शेप सबकी डिफरेंट होती है, एक जैसे साइज और शेप के कभी भी नहीं होते हैं। और ये ज़ूप्लैंक्टन के फॉर्म में भी होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन के फॉर्म में भी होते हैं, क्योंकि ये एल्गी है। तो इनका जो यूज है वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो समुद्र में रहते हैं या जो पानी में रहते हैं वो फूड के फॉर्म में करते हैं। थर्ड है यूग्लिनॉइड। आज हम यहाँ तक ये पोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के जो पोर्शन है वो भी लेंथी है, उनको मैं अलग अलग टॉपिक्स से आपको समझाऊंगी। यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, अगर देखा जाए तो यूग्लिना के बारे में हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा है, जिसमें हमने फूड हैबिट इनकी पढ़ी थी। यूग्लिना जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों की तरह कैरेक्टर शो करते हैं। इसका पहला पॉइंट यही आता है कि जो यूग्लिनॉइड में एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। तो यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों के बीच लिंक है। क्यों है लिंक, क्योंकि ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड सेल्फ भी बना लेते हैं, मतलब ये स्वयं पोषी भी होते हैं, और ये अगर देखा जाए तो ये परपोषी भी होते हैं, मतलब कि अपना भोजन किसके फॉर्म में भी जंतुओं के समान ही लेते हैं। तो इनमें दोनों तरह से फूड हैबिट्स इनकी होती हैं। कुछ ऐसे वनस्पति शास्त्री हैं जो इनको किस में रखते हैं, वनस्पति शास्त्री इनको रखते हैं पौधों की श्रेणी में, और कुछ जंतु शास्त्री जो होते हैं वो इनको किसकी श्रेणी में रखते हैं, इनको रखते हैं जंतुओं की श्रेणी में। पर अगर हम वीटेकर का क्लासिफिकेशन अगर पढ़ते हैं, हमने सबने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में वीटेकर का क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम 5 जगत वर्गीकरण में इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, प्रोटिस्टा में, क्योंकि प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स मोस्ट ऑफ आते हैं जिनमें प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। क्यों है यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना में दोनों के कैरेक्टर हैं। ये फोटोसिंथेसिस करके भी फूड ले लेता है और एनिमल जैसे फूड लेता है वैसे भी ये फूड ले लेता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनमें दोनों तरह की फूड हैबिट्स होती है। आपको मैं यूग्लिना के जो कैरेक्टर है वो एक तरह से एक डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ कि जो यूग्लिना होता है वो ग्रीन कलर का होता है, मतलब इसमें भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका ग्रीन कलर होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और भी चीजें इनमें प्रेजेंट होती है जो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको इसको कैटेगराइज कर देती हूँ। उपभोक्ता अपघटक जो नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है, आज हमने प्रकाश संश्लेषी पढ़े हैं, इसमें हमको अभी यूग्लिना पढ़ना बाकी है, क्योंकि यूग्लिना का डायग्राम हमें पता होना चाहिए कि इसकी संरचना कैसी होती है। उपभोक्ता अपघटक में वो आते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने का कार्य करते हैं, और उसमें कुछ प्रोटिस्टियन भी हैं, जैसे कि अकोशिकीय श्लेष्म फफूंद और कोशिकीय श्लेष्म फफूंद।
इनको भी हमको डिटेल्ड पढ़ना है। थर्ड कैटेगरी आती है इसकी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में चार भाग होते हैं, जूफ्लेजिलेटा, सार्कोडाइना, स्पोरोजोआ और सिलिएटा। इन सभी के हमको डिटेल्ड कैरेक्टर पढ़ना है, मतलब इनके सबके मुख्य लक्षण कम से कम हमको 6 से 7 लक्षण पता होना चाहिए कि इनको हम क्यों प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक मैं ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट में मैं आपको यूग्लिना पढ़ाऊंगी। आप लोग अगर पहले की वीडियो देखते हैं तो ही आपको ये चीजें समझ में आएगी, इसलिए पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा है हमने सेकंड चैप्टर में, तभी आपको ये 5th चैप्टर तक कंप्लीट समझ में आएगा, 6th या 7th चैप्टर तक समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए आप पहले की वीडियोस भी देखिए। थैंक यू।